So good morning all of you. Welcome to Learners Academy. होपफुली जितनी अच्छी तरीके से तरोताजा तरीके से आप अभी रिप्लाई कर रहे हो, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, बाय भी उतनी अच्छे से बोल के जाओ। और वो कब बोल के जाओगे? जब मार्क्स एंड में अच्छे आएंगे। तो हम तो होप ही कर सकते हैं, बाकी करना सब आपके हाथ में। देखते हैं कितना अच्छा करके आए थे। तो टेस्ट पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 है। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने दिए थे जान करके, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा है और इक्वेशंस जो है पूरी मैथ्स का 50% कवर करता है। मतलब ऐसा नहीं कि 50% क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, 50% कवर करता है। दैट मीन्स कुछ भी कर लो इक्वेशन बनती है, किसी भी चैप्टर में घुस जाओ इक्वेशन बनती है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इक्वेशन बनती है। तो इसीलिए इस चैप्टर का स्कोप बहुत ज्यादा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इक्वेशन तो वहां भी बन रही है, लीनियर इक्वेशन तो वहां पे भी बन रही है। कह देगा साहब लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है। तो उसका स्कोप इतना बड़ा है कि अपन बहुत मतलब केवल इसके क्वेश्चंस करके कवर नहीं कर सकते, इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज्यादा दिए हैं ताकि हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो। वैसे जो ये क्वेश्चंस हैं ये सैंपल पेपर से लिए हुए हैं, तो हो कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसे कैसे रखे हुए आपको एग्जाम में भी दिखाई दे। ठीक है, हम तो होप करेंगे बढ़िया दिखाई देगा तो, लेकिन कुल मिला के आपको टेक्निक आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। स्टार्ट करते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 5/2 हैज। दो इक्वेशन है हमारे पास। पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 5/2। ये दो लीनियर इक्वेशन हैं, तो दो लीनियर इक्वेशन से दो लाइंस बनाई जा सकती हैं, स्ट्रेट लाइंस बना के आपको ये देखना है कि वो एक बार टकरा रही है क्या। अगर एक बार टकरा रही है तो वन सॉल्यूशन, क्या वो दो बार टकरा रही है क्या? दो बार तो कभी लाइन टकराती नहीं है कभी भी, है ना। ये तो एक तरीके से फर्जी ऑप्शन है, एक तरीके से ये आंसर हो भी नहीं सकता है ना। तो दो बार तो लाइन टकराएंगी नहीं ना कभी, या तो एक बार टकराएंगी या बार बार टकराएंगी, या तो कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। ऐसे थोड़ा ना होगा कि लाइन एक बार टकरा के वापस घूम के आ गई, तो फिर वो लाइन नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। दैट मीन्स ठीक है, इनफाइनाइट है यानी कि बार बार टकरा रही है, कोइंसिडेंट है। मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस भी एक तरीके से फर्जी है, दोनों एक ही ऑप्शन है। तो देखो इनफाइनाइट और मैनी दोनों एक ही बात होती है ना, तो एक ही बात होती है। तो एक तरीके देखो मैनी और इनफाइनाइट थोड़ा सा अलग है। मैनी का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं लेकिन अनंत नहीं है, काउंटेबल है। जैसे मान लो 1,00,000 सॉल्यूशंस हैं लेकिन है तो सही 1,00,000। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है अपन काउंट ही नहीं कर सकते, काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज्यादा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आंसर रहता है, मैनी सॉल्यूशंस कभी आंसर्स नहीं रहता है किसी भी चीज का। मतलब जो इसका आंसर हो सकता है वो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इतना समझ गए? कई बार ऑप्शन हेल्प कर देता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। तो अपने को दिमाग क्या लगाना है कि वन सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कुछ भी करो अपने को लाइंस तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए, एक बार ग्राफ शीट खोल ही देते हैं क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी आज, है ना। ये आ गया आपकी ग्राफ शीट। हाँ जी, पहली लाइन क्या थी? y इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू 0 जो लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, कोई बता सकता है? वेरी गुड, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y 0 है या नहीं है? एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे y 0 है या नहीं है? और कोई ऐसी लाइन है जिसपे हर एक पॉइंट पे y 0 है? नहीं है। एक्स एक्सिस ही इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे y 0 है। तो लाइन कौन सी बनी? ये बनी। बनी बनाइए मतलब बनानी नहीं पड़ी, वो एक्सिस ही लाइन है। दूसरी इक्वेशन बोलो। एक तो y इक्वल्स टू 0 हो गई, ये है y इक्वल्स टू 0, है ना। दूसरी इक्वेशन बोलो। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें y की वैल्यू हमेशा 5/2 है। तो वो लाइन ड्रॉ होगी, 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। वो लाइन ड्रॉ होगी 2 और 3 के बीचों बीच। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं मुझे बताओ, इस पे कोई भी पॉइंट अगर ले लूं तो वहां पे y की वैल्यू 2.5 होगी या नहीं होगी? मतलब सपोज करो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं, क्या कोऑर्डिनेट बोलोगे? 6, 2.5। मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं, क्या बोलोगे? -6, 2.5। वाई कोऑर्डिनेट तो हर हाल में 2.5 ही आ रहा है। अच्छा इसका पूछ लूं तो ये क्या हो जाएगा? 0, 2.5। ये लो, एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है 2.5। दैट मीन्स इस लाइन पे कोई भी पॉइंट में रखूं उसका वाई कोऑर्डिनेट 2.5 रहेगा। तो ये हो गई आपकी दूसरी लाइन। मुझे बताओ ये दोनों लाइंस कभी मिल सकती हैं? ऑप्शन सी। अच्छा,
फ्री के मार्क्स मिल गए आपको पहले क्वेश्चन। अच्छा भाई, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो मत देना, मतलब खाली छोड़ रखा है तो उसको मत देना फ्री के मार्क्स। अटेम्प्ट कर लिया फिर चाहे से सही है या गलत है तो उसको दे देना। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से ये जो तो चौथा ऑप्शन है ना, यही होना चाहिए था, नो सॉल्यूशन। ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, पता नहीं कहां से, यही होना चाहिए था। क्योंकि देखो ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन तो पढ़ने में सही लग रहे हैं, मैनी सॉल्यूशन ऐसी चीज तो कभी सुनी नहीं ना। मैनी सॉल्यूशन ऐसी कभी चीज सुनी अपन ने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सुनते हैं, तो यही होता नो सॉल्यूशन। बट वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो भी एरर है, कुल मिला के आंसर इसका नो सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, और लाइंस पैरेलल हैं तो कभी मिलेंगी नहीं, तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही। किसी ने बोला भी नहीं तो किसी से सोल्व भी नहीं हुआ होगा। आधे बच्चों को तो y इज इक्वल टू 0 ड्रॉ करना ही नहीं आया होगा, कैसे ड्रॉ करूं? अच्छा, x इक्वल टू 0 कैसे ड्रॉ करोगे? y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे x 0 है। ठीक है। अच्छा, एक अब आपको हिंट देता हूं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था, वहां पे भी तीसरा, और उसकी आखिरी एक्सरसाइज थी 3.4, आपको याद हो, उसमें इस तरीके की इक्वेशंस रखी हुई थी, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो। वहां पे मैंने आपको बताया था कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल और केवल या तो एक्स कोऑर्डिनेट दिखाई दे या केवल और केवल वाई कोऑर्डिनेट दिखाई दे, ऐसी लीनियर इक्वेशंस की जो भी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनती है वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल बनती है। अब अगर वाई कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अभी आप देखो, वाई कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है दोनों जगह, दोनों जगह क्या दिखाई दे रहा है? वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो लाइन बनी है, ध्यान से देखो, ये जो लाइन बनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो बनी है, ड्रॉ डिलीट कर दिया हमने, एक लाइन तो ऐसे बनी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगी तो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही मानेंगे ना, मतलब एक्स एक्सिस के सीध में ही है ना। और ये वाली जो लाइन बनी ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बन रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में वाई कोऑर्डिनेट दिखाई दिया था, इन दोनों में क्या दिखाई दिया था? वाई कोऑर्डिनेट। कल को मैं कहूं एक्स इक्वल्स टू 7 ड्रॉ करो, कहां ड्रॉ करोगे एक्स इक्वल्स टू 7, और कैसे करोगे? ऐसे ड्रॉ करोगे, x इक्वल्स टू 7 ये वाली लाइन होगी, तो ये y एक्सिस के पैरेलल बन रही है। ठीक है, तो दो बातें, पहली बात कि अगर x और y कोऑर्डिनेट में से एक ही कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है तो वो लाइन पैरेलल बनेगी, या तो x एक्सिस के या y एक्सिस के। और दूसरी बात, अगर y कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और x कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है तो y एक्सिस के पैरेलल। ये दो बातें याद रखो, इस तरह का शायद एक आध क्वेश्चन और भी है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल्स टू a। अब x इक्वल्स टू a नाम का कोई लीनियर इक्वेशन है, कोई लाइन है, और y इक्वल्स टू b नाम की भी कोई लाइन है। ये ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसी लाइन बनेगी? पैरेलल बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी एक दूसरे के, कोइंसिडेंट बनेगी, या नन ऑफ दिस? क्या आंसर है बताओ, क्या बनेगी? बोलो सृष्टि। इंटरसेक्टिंग बनेगी। इंटरसेक्टिंग तो ऑप्शन ही नहीं है ना। नन ऑफ दिस कब होता है? जब बचे हुए ऑप्शन में हमारा आंसर ना हो, और अगर मैं बचे ऑप्शन में आंसर निकाल दूं तो फिर तो नन ऑफ दिस गलत होगा। इंटरसेक्टिंग आपने कहा इंटरसेक्ट होगी, आप ये नहीं सोच रहे हो इंटरसेक्ट होगी तो किस एंगल पे होंगी? ऐसे नहीं इंटरसेक्ट होंगी वो तो 90 डिग्री पे नहीं इंटरसेक्ट होंगी क्या? सोचो, तो आंसर वुड बी, देखो, x इक्वल्स टू a। अब आप कहोगे सर a क्या है? a कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आपके हिसाब से बोलो a क्या लेना है, आप बोलो क्या लेना है, a की वैल्यू क्या लेनी है? 7। ठीक है, तो ये लाइन x इक्वल्स टू 7 हो गई। ठीक है, b की वैल्यू क्या लेनी है, आप बोलो क्या? इतना बड़ा मत बोलो, ग्राफ नहीं इतना बड़ा, ग्राफ रेंज में हो। -2। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -2। तो भाई x इक्वल्स टू 7 और y इज इक्वल्स टू -2 ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, आप खुद बताओगे x इक्वल्स टू 7 कहां ड्रॉ होगा? कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे ड्रॉ होगा, यस और नो? y एक्सिस के पैरेलल ऐसे ड्रॉ होगा क्या? अच्छा, दे रहे ने कहा y इज इक्वल्स टू -2 भी ड्रॉ करो, वो x एक्सिस के पैरेलल ऐसे ड्रॉ होगा क्या -2 की सीध में? बोलो। तो ये दो लाइंस जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? है या नहीं है? है ना? a की वैल्यू कुछ भी ले लो, अभी उसने 7 कही, कुछ भी ले लो, और b की वैल्यू भी कुछ भी ले लो। जब इन लाइंस को ड्रॉ करोगे तो एक्चुअली ये दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। और ये बात भी सत्य है कि ये जहां पे टकराएंगी, जहां पे ये टकराएंगी वो पॉइंट a, b होगा। अभी a की वैल्यू क्या रखी थी एंजल ने? 7 और -2। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट 7, -2 है या नहीं है? है या नहीं है? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7, -2 होगा या नहीं होगा? तो लाइंस जहां पे टकराएगी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, b होंगे,
बट उसने क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा कि उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, उसने तो केवल इतना पूछा उन लाइंस का नेचर क्या है, वो पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर है, कोइंसिडेंट है, कैसी है। तो लाइंस कैसी है बेटा, कैसी है? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से देखा था आपने, लेकिन अब वो ऑप्शन याद रह गया कि इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग ही लिखा हुआ था, ये मैंने मॉडिफाई किया था। देखें कि बच्चे एज इट इज रट के आते हैं या थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। और नन ऑफ दिस जान करके लिखा था ताकि इंटरसेक्टिंग ना दिखे तो बच्चे टिक करें नन ऑफ दिस। हमेशा आंसर तब होगा जब रखे हुए ऑप्शंस में हमारा आंसर नहीं है, ठीक है? तो नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस है, लेकिन है तो फिर वो आंसर है हमारा, ठीक है? तो बड़ा संभल संभल के और फूंक फूंक के कदम रखना है अपने आप को। आगे चलो, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर भाई, किया है क्या किसी ने सही? ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एज ऑफ शिवम इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द धैर्य एंड दीपेश। ठीक है, शिवम जो है धैर्य और दीपेश के दादाजी हैं, तो शिवम की जो एज है धैर्य और दीपेश की एज का भी सम कर दो, जोड़ दो, और जोड़ के भी क्या करो, तो पर दादाजी हो गए तो शायद पहले तो जुड़वा रहा है, धैर्य और दीपेश की एज को जुड़वा रहा है, जुड़वा के फिर दुगना भी करवा रहा है। मान लो जुड़वा दिया और जोड़ के, मान लो जैसे 15-16 साल है दोनों की एज, जोड़ दिया, मान लो 15 + 15 भी कर दिया, 30 हो गया। अब 30 का भी फिर ट्वाइस कर रहा है तो 60, तो एक 60 साल के आदमी और एक 15 साल के आदमी में तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का ही रिलेशन हो, ठीक है? तो धैर्य और दीपेश की एज का सम का ट्वाइस करने से शिवम की एज आती है। 20 साल बाद क्या होगा, जो उसकी एज है वो धैर्य और दीपेश की एज के सम के बराबर हो जाएगी। हाँ, तो काट दो फिर, हाँ सोचो ही मत, काट दो। हाँ, इधर देखो, धैर्य और दीपेश की एज का सम हो जाएगी, कब होगी? लेकिन आज नहीं होगी, कब होगी? अब हमने जो इस प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें 2 ही लोग मिलते थे, अभी कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो एक बार के लिए, हालांकि लीनियर इक्वेशन ही बनानी है हमको, वो बात ठीक है, लेकिन एक बार के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स वाई जेड लेते हैं, क्योंकि क्या करें भाई, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, फिर अपन किसी भी एक वेरिएबल को हटा देंगे वहां से और फिर 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, देखना ध्यान से, शिवम, धैर्य एंड दीपेश, 3 लोग हैं, तो उसको भी मान सकते हो, उसको भी मान सकते हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन बिल्कुल डिटेल में एक बार अपन चलते हैं। देखो, शिवम और ये है धैर्य एंड दीपेश, तो शिवम की एज को प्रेजेंट एज मान रहा हूं मैं, राइट? प्रेजेंट एज को मैं मान लेता हूं एक्स वाई जेड, तो 20 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी एज? 20 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगी तीनों की एज, बताओ? x + 20, 20 साल बढ़ जाएगी, y + 20, z + 20। आपको एक चीज पता है कि जो एज का डिफरेंस होता है, मान लो आप में और किसी और आदमी में एज का कुछ डिफरेंस है, 10 साल का, 20 साल का, 5 साल का, 1 साल का, वो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। आज से 20 साल बाद भी वही डिफरेंस मिलेगा, वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 साल बढ़ गया तो वो वेट कर रहा है कि मैं रुका हुआ हूं, वो भी 10 साल बढ़ेगा तो डिफरेंस तो वही रहेगा, ठीक है? तो डिफरेंस वही रहता है, लेकिन जो गुना होता है ना, गुना, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वो कम होता जाता है। वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे मान लो आपके फादर, मान लो एक बार एग्जांपल के तौर पे, आपके फादर मान लो अभी आपकी एज के दुगने हैं, तो कुछ सालों के बाद वो दुगने से कम होकर 1.5 गुना या ऐसे ही रह जाएंगे, उसके कुछ सालों के बाद वो 1.4 टाइम्स ही रह जाएंगे, लेकिन वो कम होता जाएगा, लेकिन वो कम होते होते कभी भी 1 नहीं बनेगा, क्योंकि 1 बन जाए दैट मीन्स दोनों बराबर हो गए, वो पॉसिबल नहीं है। वो 1 नहीं होगा, चाहे से वो 1.1 ही हो जाए, 1.1 के बाद 1.05 ही हो जाए, कम होता जाएगा, मतलब 1 के नजदीक का नंबर जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकता जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को याद होने चाहिए, तो उससे क्या है, क्वेश्चन पे फटाफट पकड़ हो जाती है, पढ़ते ही पकड़ हो जाती है। 20 ईयर्स लेटर ये एजेस हो गई। अब प्रेजेंट में तो क्या रिलेशन है? प्रेजेंट में ये रिलेशन है कि धैर्य और दीपेश की एज को जोड़ो और जोड़ के क्या करो, दुगना करो। तो इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के क्या कर दो, दुगना कर दो, तब जाके x की वैल्यू आएगी। और 20 साल बाद क्या रिलेशन है कि केवल जोड़ दो, केवल जोड़ दो, दुगना वुगना मत करो, ये रिलेशन है। तो वहां से क्या इक्वेशन मिली, x = 2 × y + z, एज इट इज लिख दो चलो एक बार के लिए। और यहां से क्या रिलेशन मिला, x + 20 = y + z, y + z, और 20 + 20 40। तो मुझे बताओ यहां से x की, इधर से ही x की क्या वैल्यू निकलेगी, इधर से x की ये वैल्यू मिलेगी, 20 को उधर भेजो,
तो y प्लस जेड और 40 में से 20 माइनस होकर मैं सीधे लिख देता हूँ 20। तो यहां से x की वैल्यू ये है और यहां से x की वैल्यू ये है ना। तो x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, दैट मीन्स ये RHS ये RHS के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? दैट मीन्स 2 इंटू वाई प्लस जेड जो होगा वो y प्लस जेड प्लस 20 के बराबर होगा। तो y प्लस जेड को एक एंट्री मानो, y प्लस जेड को एक ही वेरिएबल मानो। वो मोहित सही कह रहा था कि y प्लस जेड को शुरुआत में लो ही एक चीज, लेकिन चलो ठीक है हमने अलग अलग ले लिया। y प्लस जेड को एक ही अगर मैं एंट्री मानू तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी इधर जाके 2 से नहीं, y प्लस जेड इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, सॉरी इसको सॉल्व करो एक बार। 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू जेड 2z, फिर एक y माइनस हो गया 2 हटा देता हूँ, एक z भी माइनस हो गया 2 हटा देता हूँ, केवल 20 बचा। भाई ये y इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 2y माइनस y, y बचेगा और 2z माइनस, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो अगर मैं y प्लस जेड की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे 20 लगा दूं तो 2 इंटू 20 शिवम की प्रेजेंट एज आ जाएगी 40 ईयर्स। वही पूछी थी शायद, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ शिवम। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप चाह के भी धैर्य और दीपेश की प्रेजेंट एज नहीं निकाल सकते, यानी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ z नहीं निकाल सकते, आप y प्लस जेड ही निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो? ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। अगर 3 वेरिएबल हैं और तीनों की वैल्यू चाहिए तो 3 इक्वेशन चाहिए थी, मिली कितनी? 2। इसीलिए आप तीनों की x की y की z की अलग अलग वैल्यूज चाह के भी नहीं निकाल सकते। आप y प्लस जेड का सम जरूर निकाल सकते हो, जैसे निकला ना y प्लस जेड का सम 20। अब इस 20 में से y कितना है और z कितना है ये नहीं निकाल सकते। y 1 भी हो सकता है, z 19 भी हो सकता है, y 10 और z 10 भी हो सकता है, उन दोनों का सम 20 है, ये फिक्स है। बट उसमें से y कितना है z कितना है, इसलिए उसने शिवम की ही एज पूछी है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना प्रेजेंट एज ऑफ धैर्य या प्रेजेंट एज ऑफ दीपेश, आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर क्या होगा? डेटा इनसफिशिएंट या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर? तो आंसर वुड बी 40 इयर्स, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक पेयर ऑफ इक्वेशन है ये, एक पेयर ऑफ इक्वेशन है ये, मतलब एक इक्वेशन है ये और दूसरी इक्वेशन है ये, पेयर बन गया दोनों का। और उसमें से मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन मतलब x की और y की वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? x की और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हुआ था किसी से सॉल्व? हुआ था? देखो अब देखो इक्वेशन सॉल्व करने के 10 तरीके होते हैं, मैं इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है आपने कुछ और तरीके से सॉल्व किया, सारे तरीके सही है, आंसर जब तक सही आ रहा है। देखो पहली इक्वेशन है a बाई एक्स माइनस, दूसरा क्या है? b बाई वाई, राइट, इक्वल टू क्या है? तो इस इक्वेशन से क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि a बाई एक्स और b बाई वाई बराबर है? माइनस b बाई वाई को उधर ले जाओ तो प्लस b बाई वाई हो गया, तो a बाई एक्स और b बाई वाई बराबर, ये कह सकता हूं, कह सकता हूं। इसको एक बार रखो साइड में। अब बताओ दूसरी इक्वेशन क्या है? ए बी स्क्वायर, बोलो आगे, बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर बी बाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ए बी। तो अगर मैं यहां से ए बी कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है? ए गया बी गया, बी बाई एक्स बचता है। जब बी बाय एक्स बचता है तो प्रॉब्लम है। बी बाय एक्स बचता है और यहां से क्या बचता है? ए बाई वाई। और वहां पे क्या गिवन था? अच्छा, वहां पे ए बाई एक्स गिवन था। तो फिर तो और कोई चारा नहीं है। मैं सोच रहा था ये दोनों सेम आ जाते हैं तो मैं रिप्लेस कर देता, बट वो सेम नहीं आए। हाँ, तो फिर तो ऑप्शन तो चलो है हमारे पास, ऑप्शन तो फिर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था, लेकिन एक बार तो हम ट्रेडिशनली सॉल्व करें। ऑप्शन वैसे बेस्ट रहता है ऐसे क्वेश्चन में, जो ज्यादा उलझा हुआ है सबसे बेस्ट क्या है कि आप क्या करो, ऑप्शन, जैसे x की वैल्यू a और y की वैल्यू माइनस b, इसमें पुटअप करो, सेटिस्फाई होता है क्या? फिर इसमें पुटअप करो, सेटिस्फाई होता है क्या? वो ऑप्शन चूज करना जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। चलो ऑप्शन से पहले ट्राई कर लो, फिर आ जाओ। जैसे x की वैल्यू a रखी तो ये a बाई ए हो गया, a बाई ए क्या होता है? 1। y की वैल्यू माइनस b रखी तो b बाई माइनस b क्या होगा? -1, और एक माइनस और लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 0। तो इसने तो इसी को सेटिस्फाई नहीं किया तो उसको चेक भी मत करो, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना है। जो एक में ही फेल हो गया तो दूसरे को क्या चेक करना है? दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। x की वैल्यू a रखनी है तो a बाई ए 1, फिर माइनस
फिर y की वैल्यू क्या रखनी है, b रखनी है, तो y बाई बी सॉरी b बाई बी 1, तो 1 माइनस 1 0। तो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, पहली हो गई, तो दूसरी को भी चेक करो, इधर भी रखो x की वैल्यू a, यहां अगर मैं a रख दूं तो a से a कट के क्या हो जाएगा प्लस, और y की वैल्यू b रख दूं तो b से b कट के क्या हो जाएगा, चेक करो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वो ऑप्शन है जिसने इसको भी सेटिस्फाई किया और इसको भी सेटिस्फाई किया। बोलो इससे आसान तरीका होगा कोई? ठीक है ना। तो इक्वेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑप्शन, लेकिन बस एक ही कमी है, मतलब इस प्रोसेस की एक फीडबैक ये है कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। मान लो 4 ऑप्शन है, तो अगर आपकी किस्मत बिल्कुल ही फूटी हुई है तो आप पहले से चेक किया, दूसरे चेक किया, तीसरे चेक किया और आंसर चौथा है, तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। और मान लो पहले से ही आंसर आ गया तो आपका टाइम सेव हो गया। ठीक है, अब शिवम जैसे क्या उल्टे शुरू करेंगे, डी से शुरू करेंगे, फिर किस्मत और ज्यादा फूटी है तो पहला आंसर भी हो सकता है। भाई सर ने कहा था चौथा आंसर होता है, तो हमारा टाइम सेव करना है अपने को, पीछे से शुरू करो, पहले डी को चेक करो, तो फिर हो सकता है कि बी या ए आंसर हो, तो भी टाइम, तो फुल प्रोबेबिलिटी है कि आपका टाइम इसमें वेस्ट हो सकता है, लेकिन इससे बेस्ट मेथड नहीं है अगर आप बिल्कुल उलझ गए इक्वेशंस में तो। ठीक है, और कोई ट्रेडिशनल मेथड बता सकता है, किसी ने बिना ऑप्शन के सॉल्व किया था? तो ट्रेडिशनल मेथड यही है बेटा कि a बाई एक्स माइनस बी बाई वाई इक्वल्स टू 0 है, तो आप सब्सटीट्यूट करो यहाँ से x की और y की, x या y की कोई वैल्यू लो, सब्सटीट्यूट करके उधर पुटअप करो। तो बोलो x की वैल्यू y की टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर दो या y की वैल्यू x की टर्म्स में। इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं मैं। एक्स वाई एलसीएम आ गया, यहाँ पे एक्स वाई एलसीएम आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो उसी फॉर्म में ले जाओ ना यार, a बाई एक्स इक्वल्स टू बी बाई वाई हो गया, अभी करके दिखाया था जब, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को क्या लिख सकता हूं, ए वाई डिवाइडेड बाई बी। इस वैल्यू को अब इधर सब्सटीट्यूट करो, क्या लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है ए वाई बाय बी, तो बी ऊपर जाके इंटू बी हो जाएगा, प्लस इधर आओ, अब क्या है ए स्क्वायर बी एज इट इज, ए स्क्वायर बी एज इट इज, और आगे क्या है वाई, तो वाई को तो वाई रखो, क्योंकि पूरी इक्वेशन में आप वाई को कन्वर्ट कर रहे हो ना, वाई में बदल रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ए से ए गया, बी स्क्वायर इंटू बी क्या होता है बाय, प्लस ए स्क्वायर बी बाय वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन आया, बी बाय वाई, बी बाय वाई कॉमन आया, क्या बचा, बी बाय वाई कॉमन लिया तो क्या बचा बी स्क्वायर, और यहां से बी बाय वाई कॉमन आया, क्या बचा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, मतलब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा नहीं, ये स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, तो बी बाय वाई की वैल्यू 1 बचेगी, बी बाय वाई की वैल्यू 1 बचेगी, तो बी की वैल्यू क्या या वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बी, और वाई की वैल्यू बी जैसे ही आप इधर पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा ए बी बाय बी, बी से बी कट के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ए। तो ये तो है ट्रेडिशनल तरीका सब्सटीट्यूशन मेथड, एक से सब्सटीट्यूट करो, एक्स या वाई की वैल्यू निकालो और पुटअप कर लो दूसरी इक्वेशन में, तो वहां से एक्स और वाई के वैल्यू ए और बी आ जाएंगी। ठीक है, और बेस्ट मेथड क्या होगा, उलझी हुई इक्वेशंस में आप ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं। तो सब्जेक्टिव वालों को तो वैसे ऑप्शन ही नहीं है कुछ, अगर ऐसा आ जाए तो यही करना पड़ेगा जो अभी अपन ने किया। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कौन सा होता था जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता था, तो सॉल्यूशन कब नहीं निकलता था, अरे कोई फिश पैरेलल के लाइन दो ड्रॉ करके देखोगे क्या इसको, भाई पैरेलल लेके क्या होता था, नो सॉल्यूशन कब होता था, वही तो पूछ रहा हूं, कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन क्या, सिमेट्री क्या होती थी उसमें, a1 बाय a2 इक्वल टू हो b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1 बाय c2 के। तो आप चेक करो एक एक को, जैसे 3/1, a1 बाय a2 क्या आया 3/1, और b1 बाय b2 क्या हो जाएगा -1 बाय ये -1/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कट के ये भी 3/1 हो गया, तो भाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो आ गया। अब चेक करो c1 बाई c2, तो 8/3 से नॉट इक्वल है ना, तो ये नॉट इक्वल हो गया, पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। भाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। बाकी ऑप्शन भी अगर आप चेक करो, जैसे अगर सपोज करो आपने पीछे से चेक करना स्टार्ट किया, तो 5/10 क्या होगा 1/2, -1 बाय -2 ये भी 1/2, ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन 10/20 भी 1/2 हो गया, तो तीनों इक्वल हो गए, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। फिर बी वाला चेक करो, 4/2 यानी कि 2/1 हो जाएगा काट के,
और 3/3 ये 1/1 हो रहा है, तो ये तो शुरू में ही नॉट इक्वल हो रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। और तीनों ही चेक करने पे नहीं आते तो नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में रखा हुआ था। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस रखा हुआ हो वो स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना सृष्टि, नन ऑफ दस ने गलती करा दी ना। और मान लो नन ऑफ दिस नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता तो फिर आप दिमाग लगाते, शायद फिर आप दिमाग लगाते, आपने नन ऑफ दिस देख के दिमाग नहीं लगाया कि जो मैं पढ़ के गई थी वो तो दिख ही नहीं रहा नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस हमेशा गलती कराता है, स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है नन ऑफ दिस जिसमें ऑप्शन में रखा हुआ हो। नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, बोथ 1 and 2 ऐसे ऑप्शन में आएंगे, बोथ 1 and 2, ये क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट की कैटेगरी में रहेंगे। तेरी तो फिर बात ही लगा। 6th, the pair of equations, I will say thank you to निशिता for this question। निशिता ने एक ऐसा क्वेश्चन भेजा, उससे बना के मैंने ये क्वेश्चन भेजा, मतलब आपको दिया, गलती हो गई। नहीं वैसे था, इसमें सैंपल पेपर में था, लेकिन मेरी नजर नहीं गई थी उस टाइम, मैं पेपर ही बना रहा था, मेरी नजर नहीं गई, लेकिन आपने भेजा ना तो उस क्वेश्चन पे भी नजर चली गई। चलो देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 5 to the power x plus y इक्वल्स टू 125 और 625 की पावर x plus y इक्वल्स टू 25। लेकिन एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ऐसे नहीं कह सकते, मॉडिफिकेशन है काफी कुछ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ा होगा कि सर इनफाइनाइट भी है, नो भी और यूनिक भी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तीन में से आंसर, मतलब तीन केस में से आपको पता करना है। तो तीन केस में आप पता तो तभी कर पाओगे ना जब आपको दो लीनियर इक्वेशन पता चलेंगी। a1x plus b1y plus c1 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे, a2x plus b2y plus c2 दूसरी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे, दिखाई नहीं दे रही अभी तो उस फॉर्म में, तो दिखानी पड़ेगी यानी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। बोलो पहली इक्वेशन क्या है, बोलो 5 की पावर इक्वल टू, देखो इसका बेस 5 है तो कन्वर्ट करो आरएचएस में भी बेस 5, तो 125 को क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है, तो बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगी, तो इक्वेशन बन गई ना x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। कौन कह रहा है कि इक्वेशन गिवन नहीं है, बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बोलो 625 की पावर x प्लस वाई, और उधर क्या है 25, तो इधर बेस 25 है तो इसको भी बेस 25 में कन्वर्ट करो, तो 625 को क्या लिख सकते हो, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, उसकी भी पावर x प्लस वाई लगी हुई है, उसकी भी पावर x प्लस वाई लगी हुई है, लगी हुई है ना भाई। 625 की पावर x प्लस वाई है, तो 625 को कन्वर्ट किया 25 का स्क्वायर, उसकी भी पावर क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn होता है, m इंटू n होता है, तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई कर देंगे, 25 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई कर ही दो ना, 2x प्लस 2y इक्वल टू, वहां पे 25 एज इट इज है तो पावर 1 मानेंगे, तो बेस से बेस क्लियर, तो पावर से पावर इक्वेट कर दो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 1। अब आप कंपेयर करो कौन सा सॉल्यूशन है, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 1/2, y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, अगेन 1/2, और c1/c2 करोगे तो 3/1। तो क्या हुआ, ये तो इक्वल आया बट ये नॉट इक्वल आया, कौन सा केस बना, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन क्या, अब तक सारे सही जा रहे हैं, किस्मत बुलंद है तेरी अंदर। अच्छा भव्य के सही जा रहे हैं, चलो ठीक है। द वैल्यूज ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, तो सारे सही हो और अगले सारे गलत हो जाए तो हो गई ना, तो अभी तो 6 क्वेश्चन हुए हैं, आगे अभी पिक्चर अभी बाकी है। द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द लाइन्स दिस 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 आर कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट का मीनिंग पता है किसी को, कॉन्करेंट किसी को भी पता है, तो साइंस वाला बता दे, साइंस पढ़ते नहीं, अब आने दे अभी सर को, सुधाकर सर को आने दे, क्यों नहीं पढ़, नहीं ये कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट बोलो, को इंसिडेंट तो क्या होता है जब लाइन लाइन के ऊपर हो, बार बार इंटरसेक्ट करे। कॉन्करेंट मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लाइंस कॉन्करेंट तब मानी जाती है जब वो दोनों तीनों एक ही पॉइंट से पास आउट हो, एक पॉइंट से पास थ्रू करें, जैसे कि एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये सारी एक ही पॉइंट से पास अगर कर रही हैं, इनका एक कॉमन पॉइंट हो, तो इन सारी लाइंस को क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे, क्या कहेंगे,
कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट है कौन कौन सी? एक तो है x इक्वल्स टू 1, एक है y इक्वल्स टू 2 और एक ये तीसरी लाइन और है। अब इस तीसरी लाइन में a की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो a की वैल्यू पता ही नहीं है तो इस लाइन को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता ना भाई। a अगर 5 होगा तो कुछ और इक्वेशन बनेगी, a अगर 6 होगा तो कुछ और, तो इसको तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। बट x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 को तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना ये तो मैं ग्राफ में जाके। अब क्या पूछ रहा है कि r कॉन्करेंट r, तो फिर आपको a की वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये तीनों लाइंस क्या हो जाएं, कॉन्करेंट हो जाएं। तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट कब होंगी? जब तीनों एक पॉइंट से पास आउट कर रही हो। देखो फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, अपन कैसे स्मार्ट टेक्निक से सॉल्व करेंगे। तीनों लाइंस कॉन्करेंट कब होगी बेटा? जब तीनों एक ही पॉइंट से पास आउट कर रही हो, एक ही पॉइंट से पास आउट कर रही हो। तो मुझे बताओ वो जो एक पॉइंट है जिस जहां से वो पास आउट कर रही है, वो पॉइंट इसकी 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 तीनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? करेगा। तो यानी कि उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 1 होगा, मानते हो, और उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इसमें पुटअप करो, a की वैल्यू आ जाएगी। वही किया था a स्क्वायर, एक तरीके से सॉल्यूशन से किया मैंने। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 माइनस 20 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 20 क्या होता है? माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 बनेगा, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी? रूट 16, एंड रूट 16 इज प्लस और माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी। सही तो चेक कर रहा है क्या तू? ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो कॉन्करेंट का मीनिंग लेके चलेंगे यहाँ से, ऐसा नहीं कि सर हमारा तो सही हो गया, अब बाकी आपने क्या बताया वो नहीं सुनना हमको। कॉन्करेंट का मीनिंग यहाँ से याद करके चलेंगे। क्या होता है कॉन्करेंट का मीनिंग? जब वो एक पॉइंट से पास थ्रू कर रही हो, और जब भी 2 3 4 5 लाइन जितनी भी लाइंस अगर एक पॉइंट से पास थ्रू कर रही है, तो वो जो पॉइंट है वो उन सारी लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी उस पॉइंट को मैं उस लाइन की इक्वेशन में डालूं तो भी एलएचएस आरएचएस इक्वेट होंगे, उस पॉइंट को मैं इस लाइन की इक्वेशन में डालूं तो भी एलएचएस आरएचएस इक्वेट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यूज ऑफ के। अब ये वाले क्वेश्चंस तो खैर आना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता वैल्यू ऑफ के निकालना ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बहुत अच्छा टॉपिक बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। के की वैल्यू निकालो, इन दोनों का क्या है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं अपन? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। बोलो a1 तो 1 है, a2 5 है, तो 1 by 5 नॉट इक्वल टू b1 क्या है 2 और b2 क्या है k, 2 by k। अब जैसे अपन इक्वेशन में सॉल्व करते हैं वैसे एक तरीके से ये इक्वेशन है नहीं, क्योंकि इक्वेशन में बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो ये इक्वेशन तो है नहीं। तो आप कहोगे सर फिर सॉल्व कैसे करें? तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में भी तो ऐसे ऑप्शन है जिसमें अनइक्वल का साइन है, तो इसको एक बार इक्वेशन की तरह सॉल्व तो करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k इंटू 1 k 5 2 जा, बट बीच में नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे कैसे बना रहेगा? यानी कि k की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू 10 हो गई तब वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। k की वैल्यू 10 के अलावा कुछ भी रख दो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, होगा ना? देखो सपोज करो मैं k की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूं, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है बताओ? 1 by 5 2 by 3 अनइक्वल आ रहे हैं ना, यूनिक सॉल्यूशन है ना। k की वैल्यू में 7 रख देता हूँ, अभी भी यूनिक सॉल्यूशन है भाई। 1 by 5 और 2 by 7 यूनिक सॉल्यूशन है। k की वैल्यू में -7 रख देता हूँ, अभी भी यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं k की वैल्यू 10 रख दूं तो क्या यूनिक सॉल्यूशन है क्या? नो, बिकॉज अब तो रेशियो मैच कर गया 1 by 5 और 2 by 10 का। तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए k की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी k की वैल्यू कुछ भी रख दो। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, k नॉट इक्वल टू 10। समझ आया मोहित? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पेंटागन था हमारे पास ABCD, इसको जूम कर देता हूं मैं। देखो ये तो है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ये 3 डायमेंशन तो बिल्कुल क्लियर है। ये वाली जो डायमेंशन है ये x और y की फॉर्म में, x माइनस वाई, और ये वाली डायमेंशन जो है वो x प्लस वाई की फॉर्म में। अब आपको ये गिवन है कि BE पैरेलल CD है, तो BE कहाँ है? ये है BE और ये CD, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है आमने सामने वाली। और एक और चीज गिवन है कि BC भी पैरेलल है DE के, तो BC क्या है? ये, और DE क्या है? ये, तो ये दोनों भी पैरेलल है। तो आमने सामने के अगर दोनों पेयर पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम बन गया ये।
और उसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। तो BC परपेंडिकुलर टू CD कह रहा है, तो BC ये रहा और CD का नहीं, ये CD है, ये BC है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो अब सारे 90 बनने, क्योंकि पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो सामने वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के एंगल तो वैसे इक्वल थे। और ये 90 90 180, टोटल 360 होता ही है। 360 में से 180 तो ये दोनों ले गए, तो 180 उन दोनों में डिवाइड होगा और वो भी बराबर बराबर डिवाइड होगा, तो 90 90 आएगा। तो एक एंगल 90 होते ही सारे 90 हो जाते हैं, यानी कुल मिला के ये क्या बन चुका है, रेक्टेंगल बन चुका है ना, पैरेललोग्राम बन के रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल बन चुका है तो आमने सामने की साइड्स बराबर हैं। वैसे पैरेललोग्राम में भी बराबर ही थी, पर चलो रेक्टेंगल में तो है ही सही। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 5। एक इक्वेशन बन गई। x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी ना। ठीक है, ये x माइनस वाई है तो वो भी x माइनस वाई होगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, पेरीमीटर से। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारी बाउंड्रीज का सम। तो ये तो है 3, ये है 3, 3 और 3 6, 6 के बाद ये क्या है, ये 5 है, x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई है। अच्छा पहले 5 को काउंट कर रहे हो आप, ये 5 हो गया ना। हाँ तो 3 और 3 6, 6 और 5 11, तो ये हो गए। अब केवल ये दोनों काउंट करने, भाई 5 साइड है ना, 5 में से 3 साइड तो क्लियर हो गई, 3 3 5, इनको तो जोड़ दो, 3 और 3 6 और 5 11, इन दोनों को और जोड़ना है। तो इसकी वैल्यू भी x माइनस वाई है, इसकी वैल्यू भी x माइनस वाई है, x माइनस वाई 2x माइनस 2y, x माइनस वाई को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y। तो 2x माइनस 2y और साथ में पहले कितना आया था, 3 3 6 5 11 और आया था। तो हमारे हिसाब से ये पेरीमीटर हो रहा है पांचों साइड्स का, उनके हिसाब से पेरीमीटर क्या है 21। 11 को उधर भेज दोगे तो 2x माइनस 2y, 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 बच जाएगा केवल। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन पहले ही आ गई थी। इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो। क्या वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। देखो 2/1, अच्छा उधर माइनस है, फिर तो आएगी, फिर तो यूनिक सॉल्यूशन। कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा वो, x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब इसको ले लो, इसको और इसको सोल्व करो। तो एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, x और x, 2x माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, 5 और 5 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। x की वैल्यू 5 कहीं भी पुटअप कर दो, यहीं पुटअप कर दो, तो 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 0। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 5,0, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है। अगर उल्टा होता तो क्या करता, मतलब जैसे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 होती तो हम क्या करते, 0,5 राइट आंसर लिखते। एक बार देखना, एंजल कौन है, अवनी बात करो, मम्मी आइए, जाना है, जाओ शीट दे जाओ। आपकी, आपके पास किसकी शीट है, निहारिका की। अवनी की शीट किसके पास है ये बताओ, एक मिनट, अवनी की शीट किसके पास है, आपके पास है। चलो दे दो, इसको दे दो, शिवम को दे दो। शिवम दो चेक करना में, तू वैसे भी, तू जिसकी चेक कर रहा है उसके राइट आंसर्स आ रहे हैं, तू जिसके चेक कर रहा है उसके राइट आंसर्स आ रहे हैं, तो निहारिका तो फायदा में ही है। तेरी किस्मत बुलंद है यार, तू जिसकी भी चेक करेगा राइट आंसर है, पर तेरे नहीं होंगे, तू जिसकी चेक करेगा उसके होंगे। हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द इनकम ऑफ निहारिका एंड सृष्टि आर इन द रेशियो 8:7 और उनका खर्चा है 19:16। दे सेव रुपीज 1250 ईच। देखो निहारिका और सृष्टि दो फ्रेंड्स हैं, उनकी इनकम इस रेशियो में, इनकम मतलब उनकी जो कमाई है, मान लो वो जॉब करती हैं दोनों, तो उनकी कमाई जो है 8:7 की रेशियो में है ना। अब 8:7 का मतलब ये नहीं है कि 8 रुपए और 7 रुपए, रेशियो ये 8,000 और 7,000 भी हो सकता है, 80,000 और 70,000 भी हो सकता है, 8 लाख और 7 लाख भी हो सकता है, बड़ा सोचो ना, रेशियो है ना। लेकिन खर्चा भी फिर निहारिका ज्यादा ही कर रही है, भाई कमा ज्यादा रही है ना, एक रेशियो ज्यादा कमा रही है तो खर्चा 3 रेशियो ज्यादा कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि ये खर्चा क्या हो 1900 और 1600 हो सकता है ये खर्चा क्या हो 19,000 और 16,000, कुछ भी, ये तो रेशियो है। ठीक है, कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि सर इनकम की रेशियो से बड़ी, इनकम की रेशियो से बड़ी खर्चे की रेशियो कैसे हो गई, अरे ये रेशियो है,
ये तो रेशियो है, एक्चुअल अमाउंट थोड़ा ना कह रहा हूं कि 8 रुपए और 7 रुपए। आते रहेंगे अब जिसको भी आना है। वैसे भी ऑफलाइन शुरू होने के बाद ऑनलाइन वाले बच्चे हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहते हैं। ठीक है, देखो दे सेव रुपीज 1250 ईच। अब इनकम में से खर्चा माइनस करेंगे तो कुछ सेविंग होगी। जैसे 10,000 कमा रहे हो, 8,000 खर्चा कर रहे हो, 2,000 बचत होगी। तो इनकम माइनस जब आप एक्सपेंडिचर करते हो तो इतने रुपए 1250 दोनों के पास बचते हैं। 1250 इसके पास भी बचते हैं। अब आप सोचोगे सर उसकी इनकम ज्यादा है तो बचत बराबर कैसे हुई, क्योंकि वो खर्चा ज्यादा कर रही है। हो गया ना बैलेंस। मैं इनकम ज्यादा है पर खर्चा भी ज्यादा है, तो इस हिसाब से सेविंग्स दोनों की बराबर है। 1250 ही वो बचाती है, 1250 ही वो बचाती है। आपको क्या पता करना है, दोनों की इनकम पता करनी है। दोनों की क्या पता करनी है, बोलो इनकम। तो अब पहली वाली जो होगी वो निहारिका की इनकम मानेंगे और दूसरी वाली मतलब जो भी ऑप्शन टिक करेंगे अपन, है ना। तो इक्वेशन बनाते हैं। देखो मुझे बताओ 8:7 में इनकम है। 8:7 में क्या है, मैं यहां लिखता हूं इनकम। ये है निहारिका, ये है सृष्टि। क्या रेशियो है, 8:7। जब भी रेशियो गिवन हो, जब भी रेशियो गिवन हो तो उस रेशियो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे 8:7 गिवन है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। अपन जनरली के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, बट बिकॉज इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा है उसमें एक्स और वाई चाहिए तो अपन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी इनकम मान लेते हैं 8x, उसकी इनकम मान लेते हैं 7x। पूरे 8:7 को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट? ठीक है। एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, 19:16। अब उसको x से किया तो इसको y से कर दो, उसको x से किया तो इसको y से कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 19y इसका एक्सपेंडिचर और इसका एक्सपेंडिचर। सेविंग्स कैसे निकालते हैं, माइनस। तो इसकी सेविंग क्या हो जाएगी, 8x माइनस 19y, और उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, यहां नीचे लिख देता हूं 7x माइनस, और दोनों की सेविंग्स है कितनी कितनी, यानी इसकी वैल्यू भी 1250 और इसकी वैल्यू भी 1250। हो गई दो इक्वेशंस। 8x माइनस 19y की वैल्यू भी 1250, एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन 7x माइनस 15y बराबर 16 है। ठीक है, 16y इक्वल्स टू 1250। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया? अब इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से करोगे बोलो? हाँ, ये हटा देता हूं मैं सब। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर सेविंग। इनकम की रेशियो गिवन है उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है उसको वाई से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करके सेविंग निकाल लो, और फिर जो भी सेविंग गिवन है उससे इक्वेट कर दो। अब इसको सोल्व करना। अब इक्वेशन में देखो थोड़ी डिफिकल्टी बनी है, बट क्या करें, सोल्व तो करनी है। तो मैं एलिमिनेशन से करता हूँ। देखो 8 और 7 को बराबर कर देते हैं बंधु। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 8 जा 56x, 7 से करना 19 को, 19 7 जा 133। ठीक है ना। y इक्वल्स टू, और 7 से उसको भी करना पड़ेगा, 7 0 7 5 35, 7 2 जा 49 3 17, 7 जा 708। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन में 8 से करो, 8 7 जा 16, 8 जा 128। ठीक है, और 8 से इसको भी करो तो 1250 और जोड़ दो इसमें, 1250 और जुड़ेगा 10,000 हो जाएगा वो ना। 7 से गुणा करने पे ये आया, तो 8 से गुणा करोगे तो 1250 ही और ऐड होगा, 10,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो जब साइन सेम हो जाते हैं, मतलब दो दोस्त नहीं है, उनकी लड़ाई करानी है तो डिफरेंसेस क्रिएट करने होंगे उनके बीच में। तो इसमें से इसको माइनस कर दो या उसमें से इसको माइनस कर दो, एक ही बात है। मेरी आदत है मैं हमेशा बड़े में से छोटे को करता हूँ, वो थोड़ा इजी लगता है। तो मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ। 56x में से 56x ये तो कट ही जाएगा, और माइनस 128y में से मैं माइनस करूंगा किसको, माइनस 133y को। तो आंसर आएगा 10,000 में से 8,750, वही 1250। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का कितना था, ये 128 था ना। माइनस का 128 और प्लस का 133 प्लस का 5y बराबर 1250। y की वैल्यू 1250 को 5 से डिवाइड कराओ तो 25 टाइम्स कट जाएगा और एक 0, 250। तो y की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू आई है। इसको कहां पुटअप करो, कहीं भी पुटअप कर लो, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो कहां पुटअप करोगे, इसी में पुटअप कर दूं। याद रखना एक जगह y की वैल्यू 250 है ना। तो 8x माइनस 19 इंटू 250 बराबर 1250। तो 8x 19 से मल्टीप्लाई करो, 19 0 जा 0, 19 5 जा 95, रिमाइंडर 9, 19 2 जा 38 एंड 9
47 इक्वल टू 1250। ये 1250 से ऐड हो जाएगा उधर जाके, इधर ही ऐड कर देता हूँ बराबर। इन दोनों को ऐड किया तो 5,500 प्लस 1,1500 1,1000, 5,500 1,1000 यानी 1,1500 और 5,500 कितने होते हैं देखो भाई, ऐड करना है 1250 4,4700, 5 और 1 6,000 हो गए ना कुल 6,000 और 8x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,000 डिवाइडेड बाय 8 से काटो 8 7 56 8 5 40 750। तो y की वैल्यू 250 और x की वैल्यू, बट ये आंसर थोड़ी ना, ये आंसर थोड़ी ना, आंसर क्या होगा, उसने क्या पूछा था कि इनकम बताओ, आपने इनकम क्या मानी थी, आपने इनकम मानी थी दोनों की 8x और, याद करो रेशियो 8:7 था, तो आपने इनकम क्या मानी थी 8x और 7x। कल तक x की वैल्यू नहीं थी, आज तो है, क्या है x की वैल्यू 750 250 750। तो 8 इंटू 750 तो नहीं हारेगा की इनकम, और 7 इंटू 750 60 की इनकम। 0 8 5 40 8 7 56 एंड 4 60 6000 0 7 5 35 3 49 और 3, तो 6000 और 5250 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओ ए वाला क्यों, बी वाला 6, हाँ 6000 और 5250। देखो ऑप्शंस भी कुछ ऐसे ही हैं जो थोड़े बहुत कम ज्यादा हैं, थोड़े बहुत, क्या ठीक है 6000 और 5250। अच्छा एक तरीका और हो सकता है इसको सॉल्व करने का, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। भाई ये दोनों की इनकम है ना, चारों ऑप्शन में दोनों की इनकम गिवन है, और दोनों की इनकम की रेशियो क्या है 8:7, तो चारों ऑप्शन में से जो भी 8:7 में वो राइट आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अगर 2 ऑप्शन ऐसे आ गए या 3 ऑप्शन ऐसे आ गए जो 8:7 में, फिर तो फंस गए, और सारे आ गए तो पूरा फंसे। ठीक है, तो सोल्व करने का दूसरा ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए कि हमको सोल्व करना आना चाहिए, लेकिन मान लो कि लास्ट कुछ मोमेंट्स बाकी हैं, हमको जल्दी से सोल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, चारों ऑप्शन को फटाफट फटाफट चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में 8:7 का रेशियो बन रहा है, और मान लो 4 में से किसी एक ही ऑप्शन में ऐसा बन रहा है, तो फिर तो 100% वही, हाँ हाँ पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा ना। देखो जैसे मान लो इसको सोल्व किया, ये 8:7 को सेटिस्फाई कर रहा है, और मान लो इसको भी सोल्व किया और ये भी बाय द वे मान लो 8:7 का रेशियो बना रहा है, तो ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है, इनकम इनकम में से अगर आप सेविंग माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो मैं 6000 में से 1250 माइनस करूंगा, इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इसमें से इसका माइनस करूंगा, इसका एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंडिचर जो है 19:16 के रेशियो में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कब करेंगे, जब 2 या 3 ऑप्शन, मतलब पहला वाला प्लान ए हमारा फेल हो गया। हमारा प्लान ए क्या था कि मैं चारों को चेक कर लूंगा 8:7 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये था मेरा प्लान ए। अगर प्लान ए वर्क करता है तो आंसर आ जाएगा। अब प्लान ए फेल कब हो जाएगा, जब 4 में से एक नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे निकले जिसमें 8:7 का रेशियो बन रहा है। तो प्लान बी में क्या करेंगे, वो जितने भी ऑप्शंस निकले, मान लो ये निकला और ये निकला, तो इन दोनों ऑप्शन में मैं दोनों में से क्या करूंगा, सेविंग्स को माइनस करूंगा 1250, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा इधर भी और इधर भी। अब इन दोनों में से एक्सपेंडिचर का रेशियो कौन सेट कर रहा है 19:16, वो मेरा उन दोनों में से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी, विद द हेल्प ऑफ केवल और केवल ऑप्शंस भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th, the values of p and q for which the following system of linear equations has infinitely many solution। ये तो आपका बुक का कॉपी पेस्ट होके आ गया, आपकी उसमें है शायद लास्ट एक्सरसाइज में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है शायद 5th एक्सरसाइज में। एक तो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें से आपको p और q की वैल्यू निकालनी, और आपको गिवन है क्या, क्या गिवन है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, तो 2 डिवाइडेड बाय p प्लस q will be equal to 3 divided by 2p minus q, तीनों ही बराबर होंगे ना, और 7 डिवाइडेड बाय 21, इसको सॉल्व करके लिख दो सीधा 1/3 हो जाएगा। अब क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, पहले इसको इससे, पहले इसको फिर बाद में इसको इससे, तो वहां से p और q में 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, और p और q में 2 इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर लो, जैसे पहले इसको इससे कंपेयर किया, तो 2 डिवाइडेड बाय p प्लस q को कंपेयर किया किससे, बाय 3 से, फिर इसको इससे कंपेयर किया, ये माइनस है बीच में ना, 3 डिवाइडेड बाय 2p माइनस q को कंपेयर किया 1/3 से, तो 2 इंटू 3 6, p प्लस क्यू इंटू 1 p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ तो यहाँ 3 3 9 हो गया, RHS में रख देता हूँ,
और 2p माइनस क्यू को 1 से किया 2p माइनस, तो दो इक्वेशंस बन गई p और q में। इन दोनों को मैं किसी भी मेथड से सॉल्व करके निकाल सकता हूँ, p और q की। दोनों को ऐड कर लो आप, देखो ऐड करते ही माइनस q से प्लस q कट गया, p प्लस 2p 3p, 6 प्लस 9 15, तो p की वैल्यू 15/3 बोले तो 5। इसको कहीं भी पुटअप कर दो, यहाँ पुटअप कर दो, तो 5 प्लस q बराबर 6 है, तो q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो p की वैल्यू तो हो गई 5 और q की वैल्यू हो गई 1। 5 and 1 इज द राइट आंसर। देखो कौन से ऑप्शन में मैच करता है, 5 और 1, ऑप्शन नंबर सी। बॉटल पास करना है। उधर किसने रखी, उधर किसने रखी, क्या हुआ? 2 में से क्यों? तो एक काम करना, अगली बार भव्या के बगल में बैठना अगले टेस्ट में। क्यों, फायदा है ना, सही में सही ला रहा है वो। निशिता सेज टू नॉनी, ये पूरे पेपर का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और शायद ही कोई सॉल्व, शायद ही कोई इसको सॉल्व कर पाया होगा। ठीक है, अच्छा इधर नहीं सॉल्व किया तो कम से कम घर पे ट्राई करना चाहिए था। घर पे भी ट्राई नहीं किया आपने? टाइम ही नहीं है। क्यों, टाइम क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा, कब पढ़ना खत्म किया, फिर पढ़ के कब सोए? 11 बजे। जब आपका पेपर बनाना होता है ना, जैसे ये पेपर जिस दिन बनाना था, कल ही तो बनाना था, मतलब परसों नाइट को बनाना, परसों नाइट को। अभी मैं उनको भी ये बात बता रहा था, एमसीक्यू आपकी नहीं है, मतलब आपकी मजबूरी नहीं है पढ़ना। एमसीक्यू बेस्ड पेपर की मेरे पास कोई शीट नहीं बनी हुई, क्योंकि पहली बार ही हो रहे हैं। सब्जेक्टिव की तो मेरे पास एक एक चैप्टर की 10-10 शीट बनी हुई होती है। कई बार इमरजेंसी में पुरानी शीट भी चिपका देता हूँ मैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके। ऐसा भी करता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार नहीं टाइम मिल पाता और कई बार टाइम होता है तो फिर कुछ क्वेश्चन मिक्स करके देते हैं। वो मेरे कंप्यूटर में है और कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब अब जो एमसीक्यू है, अब जो एमसीक्यू है उसकी तो बनी हुई है नहीं। दैट मींस एमसीक्यू के जितने भी बन रहे हैं वो जस्ट एक दिन पहले बना रहा हूं मैं, क्योंकि है ही नहीं ना, आज से पहले हुआ ही नहीं और कभी सोचा भी नहीं था अभी होगा, तो हमने बैकअप भी नहीं रखा। तो आपका जिस दिन पेपर होता है, आपका या 12th क्लास का, दोनों के बन रहे हैं इस टाइम, दोनों के चल रहे हैं टेस्ट पेपर, तो मुझे रात के 2 या 3 बजते हैं मिनिमम, बता रहा हूँ यार। एक चैप्टर पे 20 क्वेश्चन भी नहीं करोगे, 40 आने हैं वहां, तो 1 घंटे में वहां 40 सॉल्व करने हैं। यहाँ तो मैं 20 ही सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अब प्रैक्टिस तो ऐसे ही होगी ना बेटा, प्रैक्टिस तो ऐसे ही होगी। तो ये बात अपने जहन से निकाल दो कि टाइम नहीं है। ये बात अपने जहन से बिल्कुल हटा दो, टाइम नहीं है। आपके माइंड में केवल ये होना चाहिए कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो टाइम अपने अपने आप निकलेगा टाइम। तो ऐसे बोलो, इच्छा नहीं हुई, ऐसे बोले। ठीक है, तुम्हारी एज बताते हैं आपको। देखो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा चैलेंज है इस क्वेश्चन को समझना, सबसे बड़ा चैलेंज इस क्वेश्चन को समझना। इक्वेशन इक्वेशन तो बात की बात है, बनेगी नहीं बनेगी, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। निशिता ने नौनी को कहा कि मेरी प्रेजेंट एज, ध्यान से सुनना, किसकी प्रेजेंट एज? निशिता की प्रेजेंट एज इज बराबर है, किसके बराबर है? 5 गुना। किसके 5 गुना? नौनी की एज से नहीं, आपकी उस समय की एज से। आपकी आज की एज से 5 गुना नहीं है, आपकी किसी पुरानी किसी एज की 5 गुना है। अब पुरानी कौन सी एज? पुरानी वो वाली एज, अभी जो आपकी उम्र है, अभी जो आपकी उम्र है, इस उम्र की जब मैं थी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। अभी आपकी जो उम्र है, जैसे मान लो, अभी मैं इसी के क्वेश्चन को आप में और मेरे में कंपेयर करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप दोनों सेम एज ग्रुप के हो, तो ये इमेजिन नहीं हो पा रहा। चलो मैं से इमेजिन कर, सपोज करो मैं निशिता को बताता हूँ, ठीक है, मैं बन जाता हूँ बुढ़ा, तू जवान रहे, ठीक है। मैंने निशिता को कहा कि मेरी एज आपकी एज के 5 गुना है, पर अभी की एज की 5 गुना नहीं चाहिए मुझे, आपकी किसी पुरानी एज की 5 गुना। अब पुरानी सर कौन सी एज? तो अभी आपकी उम्र जो भी है, इस उम्र में कभी मैं भी रहा हूंगा, उस समय आपकी जो उम्र थी उसकी 5 गुना आ जाए। अब समझ आया?
एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो आपकी अभी एज क्या है, 15 ईयर, ठीक है। ये 15 ईयर का कभी ना कभी मैं भी रहूंगा, 15 ईयर का कभी ना कभी मैं डायरेक्ट 30 पे थोड़ा ना पहुंच गया, 31 हो गया अब तो, है ना, डायरेक्ट 31 पे थोड़ा ना पहुंच गया, मैं भी कभी ना कभी 15 साल का रहूंगा। तो जब मैं 15 साल का रहूंगा तब आप भी कितने 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 ना कितने साल के रहे होंगे, जितने के भी रहे होंगे। तो आप उस समय जितने साल के थे ना, उसकी 5 गुना मेरी आज की एज है। अब कुछ कुछ क्लियर हुआ, अब कुछ कुछ क्लियर हुआ। आप अभी जितने साल के हो ना, इतने साल का जब मैं था उस समय आपकी एज की 5 गुना मेरी आज की एज है। इस क्वेश्चन को करने का भी सबसे बेस्ट तरीका था ऑप्शन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए टिक करता हूं दैट मींस निशिता की एज ये है और नौनी की एज ये है, ये आंसर माना जाएगा। तो निशिता ने नौनी को कहा कि मेरी एज जो है 30 जो है वो 5 गुना है। किसकी 5 गुना है वो सोचना है आपको, किसकी 5 गुना है। आपकी 18 साल एज की नहीं, आप अभी 18 साल के हो, तो ये निशिता जब 18 साल की होगी, अभी निशिता 30 साल की, निशिता 18 साल की कब होगी, कब होगी, 12 साल पहले, 12 साल। तो 12 साल पहले ये कितने साल की होगी, 6 साल की। मैच तो कर गया, ऑप्शन नंबर ए तो राइट आंसर था। ठीक है, आया कुछ पल्ले पड़ा। अरे 6 साल उसकी उस समय की एज है, अभी तो एज उसकी 18 साल है ना, समझ आया। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना हो, मान लो सब्जेक्टिव में आ जाए, बहुत ही बुरी किस्मत हो तब ये सब्जेक्टिव में आएगा आप लोगों के, गरीब लोगों के, है ना, मोहित एंड एंजल और आप लोग। देखो इसको इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करना हो तो क्या करें भाई, ध्यान से सुनना कैसे इक्वेशन बनेगी। निशिता की एज को x माना, नौनी की एज को y। अरे आवाज नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो यहाँ पे। प्रेजेंट एज को ही तो माना है आपने, प्रेजेंट एज को ही तो माना है। अब निशिता कह रही है कि जो मेरे अभी की एज है, अभी की एज क्या है उस बेटा उसकी। अच्छा एक और चीज इंफॉर्मेशन गिवन थी कि दोनों की एज का सम 48 है, लेकिन उस चीज से ऑप्शन ने हेल्प ही नहीं करी, क्योंकि इसका सम भी 48 आ रहा है, इसका सम भी 48 आ रहा है, इसका सम भी 48 आ रहा है, केवल चौथे का सम 48 नहीं आ रहा है। मान लो मैं 4 में से एक ही ऑप्शन देता जिसका सम 48 होता तो कुछ सोचना नहीं था, वही आंसर था। लेकिन ऐसा ऑब्वियसली वो क्यों करेगा ना, तो ये क्वेश्चन कहीं से लिया हुआ है, तो उसने किया है, मैंने नहीं किया है। ठीक है, निशिता की एज x है, नौनी की एज y है, तो सबसे पहली इक्वेशन तो ये बन गई कि x प्लस वाई बराबर 48, क्योंकि दोनों की प्रेजेंट एज का सम 48 है। इस इक्वेशन को बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम क्या है, 48 है। अब सेकेंड बात, निशिता कहती है कि मेरी अभी की जो एज है ना कितनी है, x, वो 5 टाइम्स है। किस चीज की 5 टाइम्स है वो सोचना है, थोड़ा ब्रैकेट में बड़ा कर देता हूं, किस चीज की 5 टाइम्स है। आपकी उस समय की एज की 5 टाइम्स है जिस समय मैं आपकी उम्र का था। अभी जो आपकी उम्र है मैं उस उम्र का था ना, मैं उस उम्र का था, उस दौर की आपकी एज निकालो। तो ध्यान से सुनना, अभी नौनी की एज है y ईयर्स, अभी नौनी की एज है y ईयर्स, तो निशिता को नौनी की एज में लेके जाना है। तो आप खुद सोचो निशिता नौनी की एज में आज से कितने साल पहले रही होगी। अब इमेजिन करो, कुछ एग्जांपल सोचो। अभी आपकी एज क्या है दीपेश बोलो, 16 साल। आप 10 साल के कब थे, 10 साल पहले 10 के थे, 6 साल पहले, ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई दीपेश ने कहा आज 16 साल का है और ये 10 साल पहले कब था, 6 साल पहले। अच्छा दीपेश मुझे बताओ आप 5 साल के कब थे, 11 साल पहले। तो कितने साल पीछे जाना है ये आप कैसे निकाल रहे हो, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप। तो निशिता नौनी की एज की कब थी, ये कितने साल पहले था वो कैसे पता चलेगा, x माइनस वाई साल पहले जाना है आपको, x माइनस वाई साल पहले जाना है और x माइनस वाई साल पहले की नौनी की एज निकालनी है। x माइनस वाई साल पहले, मैंने कहा आपकी 5 साल की पहले की एज बताओ तो 5 माइनस करोगे, मैंने कहा आपकी 10 साल की पहले की एज बताओ आप 10 माइनस करोगे, मैंने कहा नौनी की एज बताओ x माइनस वाई साल पहले, तो नौनी की आज की एज में से x माइनस वाई माइनस करोगे, तो नौनी की आज की एज क्या है y, उसमें से माइनस करो x माइनस वाई, बन गई इक्वेशन। और इस एज का 5 गुना है क्या, उस एज का 5 गुना है इसकी आज की एज। अब इन इक्वेशन से सॉल्व करो, देखिए सॉल्व होता है क्या, वही चीज आंसर आती है कि नहीं आती। इसको सॉल्व करता हूं मैं, ये बड़ा ब्रैकेट भी है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, पहले अंदर से अंदर सॉल्व कर लेता हूँ, y माइनस एक्स
और माइनस एक्स और माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई है ना, तो वाई प्लस वाई 2y माइनस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 2y 10y और 5 इंटू एक्स, और ये x की वैल्यू है ना, माइनस 5x को इधर ले आओ तो चलो माइनस 5x को क्यों लाते हो, x की वैल्यू आ गई ना, नहीं पर लाना पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। माइनस 5x को इधर ले आओ तो x प्लस 5x कितना हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 10y, x की वैल्यू निकालो और सब्सटीट्यूट कर दो उसमें, x की वैल्यू क्या आ गई 10y डिवाइडेड बाय 6, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो 10y डिवाइडेड बाय 6 प्लस y बराबर 48, 6 को एलसीएम यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 6 को एलसीएम लेंगे हम तो 10y प्लस 6y बराबर 48, 10y और 6y 16y बराबर 48 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, करो मत ऐसे ही छोड़ दो, और 16 से डिवाइड करोगे तो 6 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 जा 3 6 जा, तो इसकी एज आ गई 18 साल, एक बार इसकी एज आ गई तो उसकी आई जाएगी 30 साल, क्योंकि दोनों का सम 48 है, मतलब आप इस 18 को y की जगह पुटअप करोगे तो x इजीली आ ही जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करते तो मान लो चलो आपका राइट आंसर पहले में ही है, मान लो आप बी को चेक करते, मान लो आप बी को चेक करते, तो मुझे ये चेक करना है पहले तो इन दोनों का सम 48 है क्या, बिल्कुल है ना। दूसरी चीज क्या चेक करनी है, मुझे ये चेक करनी है कि 32 जो है क्या वो 5 गुना है क्या, किस चीज का, तो अगर मैं इसको निशिता की एज मानता हूँ, इसको नोनी की एज मानता हूँ, तो नोनी हो गई 16 साल की है, तो निशिता भी कभी ना कभी 16 साल की रही होगी, तो जब निशिता 16 साल की कब रही होगी 16 साल पहले, तो 16 साल पहले तो वो पैदा ही हुई होगी, तो यानी उसकी एज होगी 0, तो 5 इंटू 0 32 होता है क्या, रॉन्ग। ठीक है, इसको चेक करता हूं, देखो इसको चेक करता हूं, इसमें ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। 28 साल की है अभी निशिता, दोनों का सम 48 आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लिया। अब ये 28 5 गुना होना चाहिए किसका, अभी नौनी है 20 साल की, तो निशिता नौनी की एज की कब रही होगी, आज से 8 साल पहले, 28 माइनस 20 आज से 8 साल पहले, तो आज से 8 साल पहले वो किस एज की रही होगी 12 साल की, तो 12 पंजे तो 60 होता है, पर इधर 28 आ रहा है, उतने साल पहले उसकी एज चाहिए, उतने साल पहले उसकी एज चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए चेक करो, 30 और 18 का सम 48 है, अब 18 साल की नौनी है, तो निशिता 18 साल की जब रहेगी कब रहेगी 12 साल पहले रहेगी, तो 12 साल पहले ये खुद कितने साल की रहेगी 6 साल की, तो 5 गुना 6 होता है ना 30, वेरीफाई। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13th पे आइए, भव्या ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा है भव्या के पास, तो वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तो उसने क्या किया कुछ पैसा तो 12% ब्याज पे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे देता है वो, कंपाउंड पे नहीं देता है, और कुछ पैसा 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, ऐसा करने से उसको 130 रुपए ब्याज मिला एक साल में। ठीक है, तो अगर वो हैड ही इन्वेस्टेड द अमाउंट, हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट, अगर वो उल्टा कर देता, मतलब जो पैसा उसने 12% ब्याज पे दिया वो तो वो 10% पे देता, और जो पैसा उसने 10% ब्याज पे दिया वो, मतलब दो लोग हैं, एक को 12 पे दिया एक को 10 पे दिया, लेकिन वो उल्टा कर देता है, ये पैसा इसको देता और ये पैसा इसको देता, तो उसको पिछले वाले ब्याज से 4 रुपए ज्यादा मिलते हैं, पिछला 130 है तो अब की बार ब्याज क्या मिलता है उसको 134 मिलता। तो आप बताओ कि कितना पैसा 12 पे दिया और कितना पैसा 10 पे दिया, ओरिजिनली बिना चेंज किए हुए, ओरिजिनली उसने कितना 12 पे दिया और कितना 10 पे दिया। ठीक है, मुझे बताओ दो स्लैब बन गई हमारी यहाँ पे, एक तो 12% वाली और एक पहले कौन सी है 12% वाली, ये 12% वाली स्लैब मान लो, ये 10% वाली स्लैब मान लो, 12% पे उसने 100 रुपए दिए और 10% पे उसने, तो उसको ब्याज कैसे मिलेगा, x का 12% और y का 10% और दोनों का जोड़, यही टोटल ब्याज होगा उसका, x का 12% यानी x इंटू 12/100, y का 10% यानी y इंटू 10/100, ऐसा करके टोटल ब्याज कितना मिला उसको ओरिजिनली 100, इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, 100 को एलसीएम ले लूं मैं तो बन जाएगा 12x प्लस 10y, और 100 को उधर मल्टीप्लाई करा दो, 13 130 इंटू 100 कितना हो जाएगा 13,000, तो ये एक तरीके से एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब एक्सचेंज कर रहा है वो, अब x तो इधर दे रहा है और y उधर दे रहा है, तो अब क्या होगा y को 12% से करना पड़ेगा और x को 10% से करना पड़ेगा, और ऐसा करने से पहले से ब्याज ज्यादा मिला, कितना में ज्यादा मिला 4 रुपए ज्यादा मिला, पहले 130 मिला होगा तो अब कितना मिलेगा 134, इसमें भी 100 को उधर ले जाओ और x वाली टर्म को पहले लिख लो, तो 10x को पहले लिख लो
और 12y को बाद में लिख लो, और 100 इंटू 134 क्या हो जाएगा 13,400। ये दो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व आप घर पे करना, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर बेस्ट तरीका है क्या, ऑप्शन। आप एक एक ऑप्शन को चेक करो, 130 रुपए ब्याज किसमें मिल रहा है, मेरे हिसाब से दो तीन ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। 130 रुपए ब्याज चाहिए आपको, देखो ऑप्शन पे आओ, इन दोनों इक्वेशन को आप वीडियो से नोट कर लेना और फिर घर पे सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा, एक्स का जो आंसर आएगा और वाई का जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन पे आते हैं अब एक बार। मान लो 12% पे 500 रुपए देता तो साल का कितना ब्याज बनता, 500 इंटू 12% करना, करो, 12 पंजे 60, 60 रुपए बनता। अरे 12 इंटू 5 कर लो ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 10% 700 देता तो 70 रुपये बनता, तो टोटल ब्याज 130 बन रहा है, यानी ऑप्शन ए जिंदा है। ये सरासर गलत नहीं हो सकता। मैं बाकी एक बार पहले इसी हिसाब से चेक कर लेता हूँ सबको, है ना, इंटरचेंज नहीं करता हूँ, ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। अगर 500 12% पे देता तो 12 पंजे 60, 60 रुपए, और 75 इंटू 10 करूंगा, मतलब 75 रुपए हो जाएगा ये। तो यहां से तो ओरिजिनल ब्याज ही उसका 135 बैठ रहा है, यानी ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 550 देता 12% पे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 66 रुपए होते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही होगा। और 700 को 10% से 70 रुपए, तो 70 इंटू 66 100, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसको ओरिजिनल ब्याज 130 रुपए चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए अभी तक लग रहा है सही आंसर है, लेकिन क्योंकि नन ऑफ दिस भी है तो नन ऑफ दिस भी आ सकता है आंसर। अब आप उल्टा करके देखो, अब आप उल्टा करके देखो, 12 पे इसको करके देखो और 10 पे, अगर अभी भी सेट है मामला तब तो ये आंसर है, और नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस है। तो अब आप उल्टा करो, यानी कि 12% पे तो दो 700 को, तो 12 इंटू 7 84 रुपीज मिल जाएंगे, और 10% पे दो 500 को, तो 10 इंटू 5 50 रुपए मिल जाएंगे। ये लो 134 रुपए हो गए, जो पहले से 4 रुपए ज्यादा है, यानी ओरिजिनल में उस वाले ऑप्शन में उसको 130 मिलते हैं और इंटरचेंज से 134 मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, ठीक है। टाइम एंड वर्क, अब टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा मैं, आप यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व करूंगा। देखो 4 बॉयज और 6 गर्ल्स हैं, और एक बॉय अलोन कितने दिन में करेगा, एक गर्ल अलोन कितने दिन में करेगी। मान लो एक बॉय अलोन एक्स डेज में करेगा और एक गर्ल अलोन मान लो वाई डेज में करेगी। तो 4 बॉयज है तो 4 बाई एक्स, और 6 गर्ल्स हैं तो 6 बाई वाई। कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में, तो इसका भी रेसिप्रोकल करोगे, एक इक्वेशन बन गई। चलो सेकेंड सिचुएशन आ गई, तो 3 बॉयज है तो 3 बाई एक्स, और 4 गर्ल्स हैं तो कितने दिन में करते हैं। सिंपल सी इक्वेशन बनाना सिखाई थी मैंने आपको, है ना, कॉन्सेप्ट तो खैर है ही इसके पीछे, लेकिन सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में तो फटाफट इक्वेशन बनाओगे। 1 बाई एक्स को ए और 1 बाई वाई को बी मानना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा 4a, और ये क्या बन जाएगा 6b, इक्वल टू 1 बाई 5, 5 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 4 जा 20a और 5 6 जा 30b, इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 3a प्लस 4b इक्वल टू 7 है क्या यहाँ पे, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 7 3 जा 21, 7 4 जा ये 28b है, इक्वल टू 1। ये ऑप्शन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व घर पे करना, ए और बी की वैल्यू निकालना। क्या आएगी ए की वैल्यू बताओ, क्या आएगा 35, बी ऑप्शन आंसर है आपके हिसाब से, देखो चेक कर लेते हैं। अब देखो ऑप्शन से चेक कर रहा हूं मैं, 35 डेज एंड 70 डेज, तो 35 डेज में अगर एक बॉय करेगा तो एक बॉय का एक दिन का काम 1/35, 4 बॉयज का एक दिन का काम 4/35, प्लस 70 डेज में एक गर्ल करेगी तो एक गर्ल का एक दिन का काम 1/70, और गर्ल्स कितनी है 6, तो 6/70। क्या इन दोनों का सम 1/5 होता है कि ये चेक करो। तो 70 एलसीएम लिया मैंने, 35 2 जा यानी 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 क्या होता है 14, 14/70 काटेंगे तो यस 1/5 आता है, ठीक है। तो एक पहली सिचुएशन ने तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन दूसरी सिचुएशन भी देखेंगे। एक लड़का 35 डेज में करेगा, एक दिन का काम 1/35 हो जाएगा, और दूसरी सिचुएशन में लड़के कितने 3, तो 3/35, प्लस एक लड़की 70 डेज में करेगी तो एक दिन का काम 1/70, और गर्ल्स कितनी है 4, तो 4/70। इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 1/7, तो 70, 35 2 जा 70 होता है, 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10/70,
यस ये भी आ रहा है 1/7, यानी ऑप्शन नंबर बी दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें भी बिना इक्वेशन के सॉल्व कर दिया ना हमने, लेकिन प्रॉब्लम ये कि चारों को चेक करना पड़ता, नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो चारों को चेक करना पड़ता। ये सेकंड वाले में तुक्का बढ़ गया, लेकिन मान लो मैं शुरू से चेक करता और आखिरी वाली में बढ़ता तुक्का हमारा, तो कितना लेंदी कर चुका होता, मैं कितना टाइम वेस्ट कर चुका होता। समझ में आ रही बात? तो इक्वेशन भी बनानी आनी चाहिए, ऑप्शंस की हेल्प लेनी भी आनी चाहिए। इन ऑल आप सर्वगुण संपन्न होने चाहिए एमसीक्यू बेस्ड पेपर के लिए। हर तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए अगर फुल आउट को फुल स्कोर करना है। हाँ एंजल एंड अनुष्का, अच्छा खुद का नाम आते ही मीटिंग ओवर हो गई। एंजल एंड अनुष्का आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस क्वेश्चन को करने का काफी आसान तरीका बताया था मैंने। गैप कितना है 90 किलोमीटर का। जब ये एक से ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे। मान लो एंजल की स्पीड मान ली x और अनुष्का की स्पीड मान ली y। तो जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं मतलब पीछा कर रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस होगा। और कितने घंटे में मिल रहे हैं 9 घंटों में मिल रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से ये 1 टाइम 9 से 10 टाइम कट जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और जब ये अभी भी गैप तो 90 का ही है, सेकंड केस में भी गैप तो 90 का ही है, और जब ये सेम डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ये, तो स्पीड का सम हो जाएगा यानी कि x प्लस वाई। और तब वो कितने घंटे में मिल रहे हैं 9/7 था जितना मुझे याद है, 9/7 था। इसको सॉल्व करेंगे 9 से 1 टाइम 9 से 10 टाइम, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 10 इंटू 7 70, x प्लस वाई इक्वल्स टू 70। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, दोनों को जोड़ दो तो ये दोनों कट गए। 2x बराबर 80, x बराबर 40, 40 को कहीं भी पुटअप कर दो, यहाँ पुटअप कर दो तो 40 प्लस वाई बराबर 70, तो y की वैल्यू 30। तो यानी एंजल की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और अनुष्का की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बोलो। अच्छा केवल एंजल की पूछी है तो 40, एंजल की 40 है ना। देखो उसने 30 भी ऑप्शन में दिया है ताकि आप गलती से उल्टा ना कर दो तो 30 आंसर ना ले आओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस इट्स 10 डिजिट। एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट, मान लो दो, एक नंबर ऐसा है यहाँ पे x रखा हुआ है यहाँ पे y रखा है, यूनिट डिजिट को x मान लो और 10th डिजिट को y मान लो। क्या कहा उसने, यूनिट डिजिट जो है 10th डिजिट का ट्वाइस है, तो यूनिट डिजिट x है तो वो y का ट्वाइस है। यूनिट डिजिट अगर x है तो वो 10th डिजिट का ट्वाइस है यानी वो y का ट्वाइस है 2y। सेकंड चीज, डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दें, डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो x यहां आ जाएगा और y यहां आ जाएगा, कर दिया। तो जो नंबर बना है वो 27 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से, तो रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बनेगा, x और y के कॉम्बिनेशन से नंबर क्या बनेगा बोलो 10x प्लस वाई। भाई 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके y जोड़ते हैं, तो रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बना 10x प्लस वाई। ये 10x प्लस वाई जो है ये 27 ज्यादा है, इक्वल टू 27 ज्यादा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस x। भाई अगर यूनिट डिजिट x है 10th डिजिट y है तो ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x होगा, और रिवर्स करते ही फिर नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। यहां से हम सॉल्व करते हैं तो 10x में से x गया तो 9x और y माइनस 10y माइनस 9y और उधर बचा 27। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये है x बराबर 2y। ठीक है, यहां से 9 कॉमन ले लूं मैं तो 9 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2y पुटअप कर दूं तो 2y माइनस वाई बराबर 3 यानी y बराबर 3। और y अगर 3 है तो y की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखूं कि 3 है 6 रखना पड़ेगा, 6 माइनस 3 तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो यानी कि ये तो है 6 और ये है 3 ओरिजिनल नंबर में, तो ओरिजिनल नंबर ही पूछा है उसने यानी आंसर इज 36। ऑप्शन से कैसे करेंगे, क्या इसमें यूनिट डिजिट इसकी दुगनी है, तो ये आंसर हो सकता है। क्या इसमें यूनिट डिजिट इसकी दुगनी है, 0 क्या 4 का दुगना होता है क्या, होता है 0 4 का दुगना होता है क्या, गलत। क्या 8 3 का दुगना है, क्या 2 3 का दुगना है, केवल 5 सेकंड का आंसर था। केवल ये चेक कर लेते कि कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 10th डिजिट की दुगनी है, ऑप्शन से ही किया था। बेस्ट तरीका भी यही होता, कोई भी होता तो उसको ऑप्शन से करता तो बेस्ट रहता। आपने पहली चीज ही पढ़ी यूनिट डिजिट 10th डिजिट की दुगनी है, अरे एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 10th डिजिट की दुगनी है। और डिफरेंस भी चेक कर लो बाद में, तो अगर रिवर्स कर दूं 36 का रिवर्स कर दूं तो 63, तो 63 36 से 27 ही तो ज्यादा है, उल्टा भी सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। प्रदीप नाव चलाता है,
35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और टोटल मिला के 12 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं प्रदीप की खुद की स्पीड तो है x और उसके करंट की स्पीड है y। ठीक है, तो अब प्रदीप नाप चलाएगा तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी बताओ? अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई। आ गई क्या? क्या टाइम हो गया? 10:11। चलो ये क्वेश्चन बस 2 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन तो आंसर, ये क्वेश्चन करवा क्या ना। चलो देखो भाई, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, डायरेक्ट आंसर बता। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी? x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी बोलो? x प्लस वाई। अब केस नंबर 1 में क्या हो रहा है? केस नंबर 1 में क्या हो रहा है? केस नंबर 1 में आप 35 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जा रहे हो, तो कितना है? 35 से 55 है, 35 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो। किस स्पीड से जा रहे हो? अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x माइनस वाई। तो इतना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम जाने में। और डाउनस्ट्रीम कितना जा रहे हो? 55 किलोमीटर। तो ये हो गई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x प्लस वाई। तो इतना टाइम लगेगा आपको डाउनस्ट्रीम। टोटल मिला के कितना टाइम लग रहा है आपको? ये अपस्ट्रीम जाने का टाइम, ये डाउनस्ट्रीम, टोटल मिला के कितना टाइम लग रहा है आपको? 12 घंटे। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड केस में आप अपस्ट्रीम कितना गए? सेकेंड केस में आप अपस्ट्रीम कितना गए? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी किस स्पीड से? अपस्ट्रीम की स्पीड से। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x माइनस वाई। प्लस डाउनस्ट्रीम कितना चले? डाउनस्ट्रीम चले 44 किलोमीटर। किस स्पीड से? डाउनस्ट्रीम की स्पीड से। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x प्लस वाई। ऐसा करने से टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको? 10 घंटे। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब आप वही 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई को a लोगे और 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई को b लोगे, तो ये तो बन जाएगा 35a प्लस 55b इक्वल टू 12, और ये बन जाएगा 30a प्लस 44b इक्वल टू 10। इन दोनों को सॉल्व करोगे, a और b की वैल्यू निकालोगे, a और b की वैल्यू से फिर x और y की वैल्यू निकालोगे। इसका आंसर आने वाला है, देखो 5। 55 और 44 में क्या कॉमन होता है? 11। तो x प्लस वाई को 11 ले लूं दोनों जगह, तो 55/11 क्या आ जाएगा? 5, और 44/11 क्या आ जाएगा? 4। अच्छा 35 और 30 में क्या कॉमन आता है? अच्छा ऐसे ही निकाल लो ना, अगर ये 5 है तो 12 में से 5 गया 7, तो 35 को किससे डिवाइड करूं कि 7 आ जाए, यानी इसकी वैल्यू है 5। इसकी वैल्यू है 5। अब आप चेक कर लो, 35/5 7, 55/11 5, 7 + 5 12 हो रहा है। ठीक है, 30/5 6, और 44/12 11, 44/11 4, 6 + 4 10 हो रहा है। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू तो 100% 11 है, x प्लस वाई की 100% वैल्यू 11 है, और x माइनस वाई की क्या निकली? 5। इनको सॉल्व कर लो बस। तो 2x की वैल्यू हो गई 11 और 5 16, तो x की वैल्यू हो गई 8। ये 8 है, ये 8 है, तो 11 करना है ना, तो ये 3 हो जाएगा। 8 और 3 इज द राइट आंसर। अब अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी तो आपको प्रदीप की स्पीड मिली है 8 और करंट की स्पीड मिली है, उसको सॉल्व कर लेना, यही मिलेगी। मैंने कैसे सॉल्व किया ये मत सोचना, मैंने क्विकली किया तो आप वो मत सोचो, आप तो सॉल्व कर लेना। तो 8, और किसी को मेथड सीखना है अभी जो मैंने करा है सीखना है, तो आप आना फुर्सत में, है ना, आफ्टर द क्लास। ठीक है, चाहे से अभी आ जाना, इसके बाद ही आ जाना, तो मैं बता दूंगा। हाँ तो उसके बाद आ जाना। तो टोटल टाइम बताओ, अगर उसको 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है और 77 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है। 50 किलोमीटर उसको अपस्ट्रीम जाना है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 8 और 3 नहीं, 8 माइनस 3 5, और 77 किलोमीटर उसको डाउनस्ट्रीम जाना है, तो 77 डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? दोनों का जोड़, 8 और 3 11, 50/5 10 घंटे इसको ये इसमें लगेंगे और 7 घंटे इसमें लगेंगे। टोटल कितने लगेंगे इसको? 17 17 आवर्स इज द राइट आंसर। फटाफट देखो 18 19 20 द सॉल्यूशन। करने कैसे सीखोगे? आंसर बता दूं तो करने कैसे सीखोगे बताओ? चलो इधर देखो, ax आवाज नहीं, ax + by = a + b/2, 3x + 5y = 4। आप ऑप्शन रख के भी कर सकते हो, सही कह रहा है वो। मान लो मैं x की वैल्यू 1/2 रखता हूं तो ये हो जाता है a/2, और y की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये हो जाता है b। a/2 को b से जोड़ोगे तो ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाला, x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा a/2, और y की वैल्यू 1/2 रखोगे ये b/2, a/2 + b/2 ये होता है, बिल्कुल सही। इसको इधर भी पुटअप करना है। x की वैल्यू अब अगर आप 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3/2,
और y की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 5/2, 3/2 प्लस 5/2 8/2, 8/2 बराबर 4। तो ये ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। इसको भी अगर किसी को लॉन्ग कट यानी सब्जेक्टिव वालों को अगर सीखना है कि ये कैसे करना है तो अभी क्लास के बाद मिलना, अभी ऑब्जेक्टिव वालों के हिसाब से तो ये आंसर है, ठीक है। चलो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y बराबर x, x बराबर 6, y बराबर 0। y बराबर x कौन सी लाइन होती है पता है किसी को? y बराबर x कौन सी लाइन होती है? y बराबर x एक ऐसी लाइन होती है जो बिल्कुल इसके बीचों बीच 45 डिग्री से निकलती है। इस लाइन पे x और y बराबर होते हैं, चेक कर लो। 1 और 1 बराबर, 2 और 2 बराबर, 3 और मतलब हाँ, सेकेंड लाइन बोलो कौन सी थी? ये क्या चाहता है? x बराबर 6 कैसे ड्रॉ करोगे बताओ? x बराबर 6 कैसे ड्रॉ करोगे? x बराबर 6 ऐसे ड्रॉ होगी y कोऑर्डिनेट के, ठीक है। तीसरी लाइन कौन सी है बोलो? y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन है? यही, ये y इक्वल्स। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो क्या हो गया 6 यूनिट, और हाइट क्या हो गई? ये भी 6, ये भी 6 यूनिट। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा बेटा, अरे ये यहाँ होगी, गलत बनाई हुई। 45 डिग्री पे बनाओगे तो ये क्या, x और y बराबर है ना, तो x 6 तो y भी 6, तो हाइट भी क्या हो जाएगी 6 यूनिट। तो हाफ इंटू बेस यानी कि 6 इंटू 6। आप करेक्ट बनाओगे तो ये 6 पे इंटरसेक्ट करेगी, अभी मैंने रफली बनाया है ना। तो 2 3 जा 6, 3 6 जा 18 इज द राइट आंसर, 18 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो, जिसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या हो 180 हो। तो एंगल ए और एंगल सी ये ऑपोजिट एंगल होंगे, और एंगल बी और एंगल डी ये दोनों ऑपोजिट होंगे। तो यानी कि 6x प्लस 10 प्लस x प्लस वाई, इसका सम क्या हो जाएगा 180, ठीक है। 6x प्लस x यानी कि 7x प्लस वाई, 10 को वहां भेज दो तो 170, एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, इन दोनों का सम 180 करो तो 5x प्लस 3y माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 180। तो 5x प्लस 3y क्या हो गया 180 हो। 180 प्लस 10 कितना हो जाएगा 190। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अभी के लिए आंसर बता देते हैं। ए वाला देख लो, 6 2 जा 6 इंटू 20 यानी 120 प्लस 10, तो ये तो आ गया 130। 5 इंटू एक्स, ए वाला कह रहे हो ना, तो 5 इंटू 20 ये आ गया 100, और सी क्या हो जाएगा x प्लस वाई यानी 20 प्लस 30, ये क्या होगा 50, और डी क्या हो जाएगा 3y माइनस 10। तो 3 इंटू 30 यानी 90 माइनस 10 80। चेक करो, इन दोनों का सम 180 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 130 प्लस 50, और इन दोनों का सम भी 180 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इक्वेशन सॉल्व करोगे तो भी एक्स और वाई, ठीक है। तो फाइनल स्कोर बताते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।